हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो जैसा कि पिछला वीडियो में हमने कहा था कि अब हम PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यूपी स्पेशल में PYQ जरूर आप देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको विशेष रूप से इसका विशेष फ़ायदा होने वाला है। तो PYQ लेकर चलेंगे और आधार बनाएंगे। यूथ कंपटीशन की जो बुक होती है उसी का प्रीवियस ईयर पूरा देखेंगे और काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बहुत बाकी क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में भी बाकी सब चीज़ें आपके तैयार हो जाएंगी। तो इसका जो पहला जो आता है संक्षिप्त अवलोकन, जो पहला चैप्टर है यूथ कंपटीशन में, उसको लेके हम शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्त, समय ना गवाते हुए आते हैं मुद्दे पे। पहला जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न नंबर 1, कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 सीमाओं से स्पर्श करता है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा का निर्धारण करता है। याद करिए पहला वाला वीडियो जो हमने बताया था, उसमें बहुत डिटेल में बताया था। यहाँ पे भैया कौन, सोनभद्र। सोनभद्र क्या करता है, सोनभद्र आपका 4 जिला से आपका बनाएगा, सीमा का निर्धारण करेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP। ये बिहार, सोनभद्र क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो सोनभद्र क्या करेगा कि 4 राज्यों से सीमा का निर्धारण करेगा, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और MP से। अगर बिहार में हमने अगर ज़्यादा डिटेल में घुस के पूछ दिया बिहार में कौन कौन सा जिला, तो कैमूर और रोहतास। कौन कौन सा, कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास। जबकि झारखंड का गढ़वा, कौन सा, झारखंड का गढ़वा। और छत्तीसगढ़ का भैया कौन कौन सा, 2 जिला यहाँ का है, कोरिया, कोरिया और सरगुजा। छत्तीसगढ़ का कोरिया सरगुजा और MP का सिंगरौली। वैसे इतना नहीं पूछेगा आपसे, केवल इतना ही पूछेगा। हो सकता है, देखिए ये नहीं कह सकते इतना नहीं पूछेगा, आजकल का क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है और वैसे भी घुमा के दे सकता है। तो सोनभद्र क्या है कि 4 राज्यों से सीमा का निर्धारण करेगा। बिहार के कैमूर रोहतास से इसकी सीमा लगेंगी, झारखंड के गढ़वा से और छत्तीसगढ़ के कोरिया सरगुजा से और MP के सिंगरौली से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब इस पे आते हैं कि दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में बार बार नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा जाता है। चलिए फिर मैं बोल दे रहा हूँ, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन सा भैया, तुरंत देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत क्या आता है आपका, नोएडा आता है। देखिए गौतम बुद्ध नगर की स्थापना हुई थी 1997 में गाजियाबाद, गाजियाबाद और गाजियाबाद और किसके, बुलंदशहर। गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को मिला के गौतम बुद्ध नगर की स्थापना हुई थी 1997 में। नोएडा इसी के अंतर्गत आता है, नोएडा इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमने देखा ना, नोएडा। नोएडा में देख लेना, नोएडा फुल फॉर्म देख लेना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये रहा आपका क्या, ये हमने नोएडा का फुल फॉर्म देखा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजपुष्प का क्या नाम है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कमल, दूसरा वाटर लिली, तीसरा गुलाब और चौथा पलाश। डायरेक्ट आप यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया है, जूनियर स्टैंड में आया है, ये सब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम पलाश। पलाश याद रखिएगा, पलाश का
वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। पलाश को टेसू या ढाक या टेसू भी कहा जाता है। ढाक या टेसू भी कहा जाता है। इसका प्रयोग होली के कलर, जो होली का कलर होता है ना, उसको बनाने में होता है और यह प्राकृतिक रंग होता है, यह त्वचा के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल समझ में आया हो। थोड़ा सा डिटेल में भी चला जा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वैसे नीचे लिखा है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, बुक नहीं है इसको देख लीजिएगा, खरीदने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी यहीं पर हो जाएगी और भी बाकी चीज़ें आपको बताइए। इसलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के मानक समय के रूप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, को रेखा को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन जरूर देखना, गाजीपुर, दूसरा मिर्ज़ापुर, तीसरा गोरखपुर और चौथा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? मिर्ज़ापुर। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं देता और दे देता प्रयागराज, तो आपका टिक किस पे होता? प्रयागराज। अगर प्रयागराज ना देकर डायरेक्ट स्पेसिफिक प्लेस दे देता, स्पेशल प्लेस, तो कौन सा? नैनी लगा देते। फिलहाल ऑप्शन को देखते हुए मिर्ज़ापुर से क्या होकर 82.5 डिग्री आपको गुजरती है। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है हम लोग के साथ, अब धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। देखिए ये कहाँ चला गया। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कई सब सारी चीज़ें मतलब मिल जाएगा। देखिए पहला क्या है? पहला क्या है दोस्त? और राज्य बेमेल पूछा है, राजवृक्ष अशोक है। तो आप यहीं पे तैयार कर लो कि राजवृक्ष क्या है? अशोक है। ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश का राजवृक्ष क्या है? अशोक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि राजपक्षी, बताया भी हूँ ये सब, पश्चिम बिहार जब पढ़ाया तब बताया था, सारस क्रेन, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और क्रॉन्च भी कहीं कहीं दे देता है, कंफ्यूजन ना होना। तीसरा राज्य फूल, तुरंत अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ना, क्या है? पलाश। तो ये तो आपके तीन एकदम सही है। राजवृक्ष क्या है? अशोक है। राजपक्षी, सारस, राज्य फूल, पलाश। तो भैया जब तीनों सही है तो एक तो गलत होगा ना, तो चौथा क्या है? राजपशु। राजपशु क्या दिया है? नीलगाय। तो नीलगाय के स्थान पे लिखना है आपको बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या है? उत्तर प्रदेश का आपको ये क्या है? राज्य पशु है। तो उत्तर प्रदेश का क्या है? राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और देखिए अब यहीं पे देख लेना, राज्य के नृत्य क्या है? कथक। तो राज्य के नृत्य क्या है? राज्य की नृत्य देख लेंगे, डांस देख लेंगे, तो क्या है? कथक। तो यहाँ पे आपको इतना सीखने को मिला कि राज्य का जो वृक्ष अशोक, राज्य फूल पलाश, राज्य पक्षी सारस, राज्य पशु आपका बारहसिंगा, राज्य के नृत्य कथक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पे स्थित नहीं? नदी वाला चैप्टर जाके देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ा है पूरा, एकदम क्वेश्चन जो बताया गया है क्लास में वहीं से क्वेश्चन आपको मिलना है। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल, देखो हमने बताया था कि गोमती बताया था कि पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। कौन सी? पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है गोमती। और इसी के किनारे, ये लखनऊ से होकर इसी के किनारे आपकी लखनऊ है। लखनऊ है इसी के किनारे। इसी के किनारे लखीमपुर खीरी भी पड़ेगा, इधर पड़ेगा थोड़ा सा लखीमपुर खीरी, उसके बाद ही लखनऊ आएगा। जौनपुर भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जौनपुर भी पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या इसके किनारे स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है, अयोध्या किसके किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू के किनारे स्थित है। कहाँ? सरयू।
सरयू को ही घाघरा नदी कहा जाता है। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ से निकलता है? नेपाल के नेपचाचुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलता है। इन नदी वाले चैप्टर में जो मैं पढ़ाया हूँ रिवर्स न्यूपी, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा बहुत डिटेल में कि बहराम घाट में घाघरा से कौन सी नदी मिल रही है, शारदा नदी कैसे मिल रही है, पूरा डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि लखनऊ लखीमपुर खीरी, ये तो आपको गोमती रिवर के गोमती नदी के तट पे मिलता है। गोमती रिवर फ्रंट भी है लखनऊ में। तो ठीक है, तो अयोध्या किसके किनारे है? सरयू के किनारे स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी के क्रम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, हाँ अगला क्वेश्चन ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? पहला यूनिट जब हमने बताया तो हमने बताया था कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ से लगती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगेगी। ठीक है, तो 6 जिलों की सीमा हरियाणा से लगेगी। कौन कौन सा? तो याद रख लेना सहारनपुर, और याद रख लेना इसी सहारनपुर से एक छोटा सा सीमा, मात्र सहारनपुर ही हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करता है। ये सब बताया गया है हिमाचल प्रदेश। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला सीमा का निर्धारण करेगा उत्तर प्रदेश का? तो सहारनपुर। फिलहाल हरियाणा पर फोकस करेंगे। तो सहारनपुर हरियाणा से सीमा का निर्धारण करेगा। शामली भी करेगा भैया, बागपत भी करेगा, शामली के साथ बागपत भी करेगा। और अभी गौतम बुद्ध नगर के बारे में देखा था ना, गौतम बुद्ध नगर भी करेगा। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, अलीगढ़ और मथुरा इत्यादि क्या होता है? ये हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करेगा। हाँ, अगर देखिए बुलंदशहर याद रखिएगा, बुलंदशहर हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो इनमें आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में देखिए, तो यहाँ पे अगर देखो तो मथुरा है, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये हरियाणा से सीमा तो बनाती है। तो बाकी कौन सा बच गया? बुलंदशहर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बुलंदशहर इसके साथ सीमा का निर्धारण नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दोस्त कि उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? क्या हमने बोला? उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं, सॉरी, कि हाँ क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे कि उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, थोड़ा सा ध्यान देना हो। कभी अगर उत्तर प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें आप ध्यान देना तो आपको तीर तो दिखने को मिलेगा, धनुष भी देखने को मिलेगा, मछली भी देखने को मिलेगा। क्या मोर आपको कहीं दिखता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मोर नहीं दिखता है। तो याद रखिएगा कि अगर उसमें आप ध्यान से देखिएगा तो एक सर्किल होता है ऐसे, कि सर्किल होगा, ऐसे सर्किल है। सर्किल में क्या होता है कि सर्किल के जो तीर धनुष रहता है, सर्किल में ऊपर यहाँ पे तीर धनुष, अब वो थोड़ा सा कलाकारी तो हमको कम आता है, तीर धनुष, ऐसे तीर धनुष रहेगा, तीर धनुष होता है। तीर धनुष के बीच में गंगा यमुना की नदियाँ ऐसे बहती है, और इधर एक मछली और इधर एक मछली, तो मछली होती हैं और मतलब तीर धनुष होता है, और गंगा यमुना नदियाँ आपको उसमें देखने को मिलेंगी बहती हुई, लेकिन आपको मोर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको कब स्वीकृत किया गया? तो इसको भैया, तो इसको स्वीकृत किया गया, देखना अगर यूथ कंपटीशन अगर आप बुक देखोगे तो उसमें दे दिया है 1983, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना। 1938 में भी स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया? 1938 में। अगर आप इसमें डिटेल में जाओगे तो देखिए इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया, लेकिन 1983 नहीं भैया, 1938, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा भाई हमने कहा कि जब मैं बताऊँगा तो चीज़ों को थोड़ा सा जो चीज़ इम्प्रूव करने लायक रहेंगी बिल्कुल इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो इस अनुभव का थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपने देखा राजकीय पशु देख ही लिया था, वही सब सारी राजकीय वृक्ष ये सब ऊपर देखा जा चुका है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा का स्पर्श करता है? भैया उत्तर प्रदेश। पहला यूनिट में हम बार बार कह रहे हैं कि 8 राज्यों किसके साथ? 8 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करेगा।
उत्तर प्रदेश हमारा 8 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा के साथ निर्धारण करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, नेपाल के साथ। तो उत्तर प्रदेश देखा जाए तो हमने बताया तो उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम ना चले जाइएगा। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर सीमा बनाएगा ना, और उत्तराखंड से अगर आप ऊपर बिजनौर से तो गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वहाँ से बिजनौर ऊपर वाले जितने भी उत्तर वाले देखेंगे तो सीमा का निर्धारण उत्तराखंड से करेगा। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से, हरियाणा का भी देखा ही 6 डिस्ट्रिक्ट से सीमा का निर्धारण कर रही है। अब देखेंगे राजस्थान, तो राजस्थान से आगरा और मथुरा, कौन सा, केवल 2 डिस्ट्रिक्ट, आगरा और मथुरा, ये सब बताया गया है क्लास में। आगरा और मथुरा हमने क्लास पढ़ाते समय बताया था कि क्वेश्चन कोई उड़ के नहीं आएगा, यहीं से आएगा। तो राजस्थान भी किसके साथ सीमा का निर्धारण करेगा, मतलब यूपी के साथ। साथ ही में मध्य प्रदेश, नीचे आ जाओ आप झांसी वाले ललितपुर वाले बेल्ट में अब एमपी से आपको सीमा का निर्धारण। उसके बाद एमपी देखा सोनभद्र से भी आपको सीमा का निर्धारण करेगा। एमपी अगर देखा जाए तो सोनभद्र वाले इधर देखेंगे आप, और ललितपुर वाला जो नीचे देख लेंगे। एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ गढ़वा नाम का जिला एक बना रहा है ना, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो 4 तो हम पहले ही देखे थे, और 4 और ऊपर देख ले, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इत्यादि, ये मतलब इत्यादि बोल दे रहे हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, सीमा का निर्धारण करती है किसके साथ, 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा का निर्धारण करती है किसके साथ, अन्य मतलब उत्तर प्रदेश एकमात्र एक ऐसा है उत्तर प्रदेश की अधिकतम राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करेगा। थोड़ा सा गर्दन में मोच आ गई है मुझे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में और उसमें करने में, ठीक है, तो उसे डिस्टर्ब ना होइएगा। आप एकदम कंटेंट पे फोकस करिएगा और अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है। और यूनिक क्लासेस लखनऊ पहले से कमिटमेंट आपके साथ कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, तबीयत ठीक हो ना हो, लेकिन आपके साथ धोखा कोई नहीं किया जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और अच्छे से आपको एक अच्छी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम में जाओगे, और आपको सफलता रूपी जो एक लक्ष्य आप जो बनाए हो उसको आपको प्राप्ति होगी। यूनिक क्लासेस की लखनऊ की पूरी टीम उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए, श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो भैया ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये तो इजी भी है। जम्मू कश्मीर, मनोज सिन्हा का क्षेत्र बता दे रहा हूँ, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर के रहने वाले हैं मनोज सिन्हा, और इनको जम्मू कश्मीर का, पहले क्या होता है, जम्मू कश्मीर का इनको उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन बन गया था। अब तो करंट अफेयर नहीं, अब तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है ये, ठीक है। तो अब देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी लगा देना चुपचाप। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, क्या चौथा, ये सब बताया जा चुका है। इससे पहले अगर चौथा से देखा जाए तो कौन कौन सा भैया, सबसे बड़ा तो राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो गोवा, क्षेत्रफल में गोवा। अगर देखेंगे भारत के मैप में तो इधर देखेंगे छोटा सा गोवा आपको देखने को मिलेगा, और राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल, राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो चौथे नंबर पर आता है। तो देखिए, ठीक है, तो हम फिलहाल इस पे फोकस नहीं करेंगे, तो इस पे फोकस करेंगे। गोवा को अभी रहने दीजिए आप, हाँ, नौकरी लग जाए तब गोवा घूमने जाइएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे चौथे नंबर पे है। इससे पहले आपको देखिए महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया और राजस्थान हो गया। चौथे नंबर पे आपका अपना प्यारा यूपी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है भैया कि, हाँ, अगला क्वेश्चन
किस शहर को खिलौने का शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौने का शहर, बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, ग्रेटर नोएडा को खिलौने के शहर से जाना जाता है। थोड़ा सा और देख लीजिएगा, यहीं पे एक चीज़ और देखेंगे कि ग्रेटर खिलौने का शहर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा खिलौने का शहर किसको जाना जाता है, तो ग्रेटर नोएडा। कुछ चीज़ और देख लीजिएगा, कानपुर, कानपुर किसके लिए फेमस है? चर्म उत्पाद, उन्नाव से शुरू हो जाता है, चर्म उत्पाद के लिए क्या फेमस है? कानपुर। गाजियाबाद किसके लिए फेमस है? गाजियाबाद। मैं भी बीटेक किया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, तो इंजीनियरिंग के समान, तो बीटेक वाले अलग अलग फील्ड में घुस रहे हैं, देख लीजिए। मैं लॉ फील्ड में चला गया, तारासर राजस्व वाले में चले गए, वो भी बीटेक होल्डर है। तो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सामान है उसमें क्या है, मतलब जो सामान है वो गाजियाबाद। तो कानपुर चर्म उत्पाद के लिए, गाजियाबाद इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामान, और गौतम बुद्ध नगर, गौतम GBN लिख दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसके लिए फेमस है। तो ये सब याद रखें, क्वेश्चन पूछ देगा रेडीमेड कपड़े, GN भी दिमाग में होना चाहिए। इंजीनियरिंग सामान गाजियाबाद होना चाहिए। चर्म उत्पाद आपको आने चाहिए कानपुर। कभी जाना आप लखनऊ से, आप कानपुर जाना, बाय रोड जाना, आपको फील हो जाएगा कि चर्म उत्पाद यहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो ये सब अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर, अरे दादा सॉरी दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सा? 13 नंबर। 13 नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला कौन सा प्रदेश है? अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो ऑप्शन नंबर 13 बार बार क्या डिस्कशन किया जाए, हिमाचल प्रदेश किसके साथ सीमा, सहारनपुर के साथ छोटा सा सीमा बनाता, तो सबसे कम सीमा कौन? हिमाचल प्रदेश। किसके साथ बनाता, याद रख लेना, सहारनपुर के साथ बनाता। तो इजी क्वेश्चन। अब देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊपर इस पे जरूर ध्यान देना, सही सुमेलित है कि नहीं है। क्या पूछा? नहीं है पूछा है। शहर एक तरफ लिख देना, सिटी दूसरे तरफ रिवर, बार बार ये क्वेश्चन आता है। अभी आपको ऊपर बताया भी गया, बिठूर, बिठूर की बात हो रही है। गंगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, गंगा के किनारे है। दूसरा गोरखपुर है, ये भी गोरखपुर, ये तो जरूर आजकल जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। राप्ती नदी किनारे, बिल्कुल राप्ती नदी किनारे भैया। जौनपुर, जौनपुर के बारे में अभी ऊपर देखा ना, तो जौनपुर किस नदी किनारे है? सही नदी किनारे नहीं है, किसके किनारे है? गोमती के किनारे, याद रखिएगा। गोमती फुल्लर जेल से निकलती है, तो जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ये सब गोमती के किनारे है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा। और कौशाम्बी भी आपको किसके किनारे? ये भी सही है, यमुना के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेल? ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। सही नदी हरदोई से निकलती है, याद रख लेना। किसकी सही नदी कहाँ से निकलती है? हरदोई से, और गंगा की सहायक नदी है। ये सब याद रखिएगा, नदी वाले चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 15 नंबर देखेंगे। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक व्यवसायिक जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल के शहर के नाम से प्रचलित है? तो पीतल के लिए कौन सा भैया? मुरादाबाद, डायरेक्ट टिक मारना मुरादाबाद। देखिए मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ये नदी वाले चैप्टर में बताया गया है, तो याद रख लेना। और मुरादाबाद को पीतल नगरी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पीतल के, देखिए मुरादाबाद, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी। और रामगंगा के तट पे, रामगंगा याद रखिएगा, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री करती है, नदी वाले चैप्टर में बताया गया है।
तो नदी वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ बताए गए। पीतल नगरी के नाम से ये फेमस है। यहाँ पीतल के बर्तन, सजावटी सामान, हस्त निर्मित जितने पीतल उत्पाद होते हैं वहाँ पे उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से फेमस कौन है? मुरादाबाद। तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में। तो एआरओ के भी सुन रहे हैं, वैकेंसी आ जाएगी शायद जुलाई अगस्त तक आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी इस लेवल पर रखिए कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे ले जाओगे। 1835 का भारत शासन 1935 का पढ़ेंगे आप। भारत शासन अधिनियम देखेंगे, ये सब देखेंगे तो वहाँ पे ये पढ़े होंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से, तो इसका सही आंसर दे दो। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए मारना, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ये इसका नाम था। और भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, और आज़ादी के बाद इसका क्या, संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब देखेंगे कोई 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में देखेंगे राज्य के कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? ये तो आपको पता ही होगा। किस भाषा में? अपनी प्यारी बहुत मीठी जो लैंग्वेज है, कौन सी प्यारी भाषा? हिंदी। कि इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, नहीं तो आप कहोगे हिंदी को भी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। चलिए हिंदी। तो हिंदी क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य के कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। और देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछ दें कि दूसरी राजभाषा कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो उर्दू तहजीब वाली लैंग्वेज है उर्दू भी। आप कह के बोलना इसमें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए उर्दू अभी है। तो दूसरी राजभाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, उत्तर प्रदेश की दूसरी जो राजभाषा है उर्दू है। तो राजकीय कार्य किस में होते हैं? हिंदी में। दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 18 नंबर ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार। ग्रीन पार्क, और ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में सुना भी होगा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है भैया? मारना आंसर चुपचाप। कानपुर। कहाँ है? कानपुर जिले में स्थित है। तो इसमें कुछ समझाने के रट जाओ। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ है? क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? भैया देखो, गोमती नदी के तट से इतने क्वेश्चन आ गए, और नदी वाले चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ, जाके देख लेना, जरूर देख लेना। बहुत बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, गोमती नदी। तो उत्तर निम्नलिखित से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? बार बार बताया। कौन सा? वाराणसी। कहाँ? वाराणसी बताया ना। अरे सॉरी, माफ़ कर रहिएगा, लखनऊ। मैं गंगा पे चला गया। कौन सा? फुल्लर झील से निकलती है। और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। लखनऊ क्या है कि आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। गोमती नदी के तट पे स्थित कौन सी? लखनऊ। अब देखिए मथुरा को देख लीजिए। मथुरा किसके तट पे? भैया मथुरा नदी वाला चैप्टर बार बार जाके कह रहा हूँ, जरूर देख लेना दोस्त एक बार, क्योंकि वो थोड़ा समझाने लायक है, कंफ्यूजन वाला है। नदी किस शहर के तट पे कौन सा स्थित है, और बहुत डिटेल में हमने बताया। नदी वाला जरूर देख लीजिएगा। मथुरा यमुना के, आगरा यमुना के तट पर, वाराणसी गंगा मैया, गंगा के तट पे, लखनऊ गोमती, जौनपुर गोमती, लखीमपुर खीरी गोमती। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के फुल्लर झील से। ऊपर भी डिस्कशन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत। अभी देखा है कि पहले गवर्नर कौन थे भैया? पहले गवर्नर सर भारत कोकिला। कौन? भारत कोकिला मतलब कौन? सरोजनी नायडू। तो भारत के स्वतंत्रता के उपरांत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो भारत को स्वतंत्रता के ऊपर उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। देखिए इनका कार्यकाल क्या रहा? इनका कार्यकाल रहा
15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949। ठीक, देखिए इनका कार्यकाल क्या था, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। अब देखिए इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि, हाँ एक क्वेश्चन अगर और पूछ लिया जाए मॉडर्न हिस्ट्री में कि कौन सी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिए यही सरोजनी नायडू जो थी 1925 का कानपुर अधिवेशन। देखिए ये तो कंपटीशन में दिया नहीं है, लेकिन मैं अपने बता दे रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते। 1925 में कौन सा अधिवेशन होता, कानपुर असेंबली, और कानपुर असेंबली की अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी। तो याद रखिएगा कि वो भारतीय महिला थी। और 1925 के जो कानपुर कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था ना, जो कानपुर अधिवेशन होता था, कभी कभी किसी न किसी स्थिति में अधिवेशन जरूर नहीं कि हर ही साल होता था, कुछ टल भी जाता था। तो कानपुर असेंबली में 1925 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 21, हाँ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ये भैया तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे जिसको नहीं आता हो उसकी कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। 403 निर्वाचित होते हैं, एक को नामित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अगर पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन ये बन जा रहा है, 403 निर्वाचित और एक नामित। तो ठीक, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य, ऑप्शन नंबर बी पे चले जाना। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ये राज्यसभा, हमने क्या बोला, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31। हमने क्या बोला, विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कुल कितनी, 100। अब ये सब याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 25 क्वेश्चन को इसमें डिस्कशन करेंगे दोस्त, 25 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन का आगे हो सकता है 50 क्वेश्चन का स्लॉट देखें, लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा हम यही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे, अरे यार, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इतना ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इसमें। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत अगर बात आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, यूपी के जो फर्स्ट सीएम थे, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेस के नेता थे। तो याद रख लेना, गोविंद बल्लभ पंत आपके यूपी के फर्स्ट सीएम थे। आज जबकि फर्स्ट गवर्नर राज्यपाल अभी बताया ना, सरोजनी नायडू। तो ये नाम याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत पहले सीएम और राज्यपाल कौन, राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो अब अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, छत्तीसगढ़ भाई बिल्कुल सोनभद्र के साथ सीमा का निर्धारण करेगा, झारखंड सोनभद्र के साथ सीमा, राजस्थान भी आगरा और किसके साथ, आगरा और मथुरा के साथ, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ। तो ये आपको जब यही मिल जा रहा है तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मार देना, छत्तीसगढ़ बताया था ना, सुरजमा वाला क्षेत्र बताया था ना, तो छत्तीसगढ़, झारखंड का गढ़वा, राजस्थान का आगरा राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण होता है। तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर सबसे छोटा सीमा अगर हिमाचल प्रदेश ही उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, थोड़ा सा चिपका हुआ है सहारनपुर वाला क्षेत्र। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बार बार ये पहला यूनिट जाके एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री उनका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो वाराणसी। तो संस्कृति जो राजधानी के रूप में किसको, वाराणसी को माना जाता है। ठीक है, हाँ ठीक। काशी, काशी जानते हो ना, काशी, काशी का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, अगर देखो काशी का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है तो काशी का
प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में हुआ है, काशी का पहला उल्लेख कहाँ हुआ? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में, और देखिए महाजनपद, ये अगर देखा जाए कि जब 16 महाजनपद पढ़ोगे तो 16 महाजनपद में काशी का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि अथर्ववेद 4 वेदों में सबसे बाद में लिखा गया, और अथर्ववेद में 16 महाजनपद का जिक्र मिलता है। और इसी अथर्ववेद में बस आपको इतना ही अभी तक पता होगा कि जादू टोने की बात की गई है। लेकिन ये भी सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जो फसल में जो कीड़े लगते हैं, तो कीड़ों को भगाने वाले, फसलों से कीड़ों को भगाने का जो मंत्र है उसमें अथर्ववेद में, यानी इससे आपको ये देखने को मिलता है कि उस समय भी फसल में कीड़े लगते थे, और उन कीड़ों को भगाने के लिए जो मंत्र है किसमें उसका उल्लेखित है? अथर्ववेद में। 16 महाजनपदों का जिक्र किसमें है? अथर्ववेद में। तो ये थोड़ा सा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास को, तब समझ में आएगा। और इतिहास वाले सीरीज में आपको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। अगर देखिए अभी तो यूपी स्पेशल चल रहा है, इसके बाद मैं साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का वो लेके चलूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको घटना चक्र की सीरीज चलेगी। अगर जिसको बहुत डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना होगा, बहुत डिटेल, जैसे नेट जीआरएफ की तैयारी जो करता होगा, चाहे आपको टीजीटी पीजीटी, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उनके लिए विशेष कक्षाएँ रहेंगी, सब निःशुल्क रहेगा, उसके लिए टेंशन ना लीजिए, और बहुत डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो कौन सा है आपका? वाराणसी। और देखो अगला क्वेश्चन है, बंगीरा पर्वत शिखर स्थित है कहाँ? मतलब स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी चले जाना। कौन सा? 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन झांसी का किला, रानी झांसी का किला। तो रानी झांसी का किला एक बार घूम कर आइए, मैं तो घूमा हूँ, काफ़ी खूबसूरत है। तो रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के कहाँ है? झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। जिस पहाड़ी पर स्थित है, बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है झांसी का किला। और इस किले का देखो, इस किले का अगर निर्माण अगर देखा जाए तो जो ओरछा के राजा वीर सिंह देव 1626-27 में किए थे। 1626-27 में अगर मुगल काल के देखेंगे तो मुगल काल में किसका शासन था? जहांगीर का। जहांगीर सिंह की मित्रता थी, और ओरछा के जो जहांगीर, जिसे चित्रकला का सिरमौर माना गया है, वहीं शाहजहां को क्या? स्थापत्य कला का सिरमौर माना गया है। ठीक, तो स्थापत्य कला का शाहजहां को माना जाता है। तो याद रखना, बंगीरा नामक पहाड़ी पर झांसी का किला स्थित है। कभी जाके घूमिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक लक्ष्मी गणेश जी का एक मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगा। तुम नीचे सीढ़ी से उतर के जाओगे, और जहाँ से घोड़े से छलांग लगाई थी और हमारी जो झांसी की रानी थी तो लक्ष्मीबाई, तो वहाँ भी आप देखिएगा कि कितनी ऊंचाई से उन्होंने छलांग लगाया था। तो कभी कभी आप हिस्टोरिकल प्लेस जाके घूमो, आप देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को देखने को मिलता है। तो यहीं पे जो झांसी का किला है, गणेश जी का एक मंदिर भी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये रहा आज 25 क्वेश्चन का सीरीज। ये क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है। और कैसे भी करके अभी बज रहा है 1:10, और इस समय मैं आपको ये क्लास वो करा रहा हूँ। सुबह से फिर से वही ड्यूटी, पूरे दिन रात में जो समय मिलता है उसी में मेहनत किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन के सीरीज से कुछ लाभ मिल रहा होगा दोस्त, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। काफ़ी एनर्जी मिलेगी, काफ़ी हौसला बढ़ता है, और भी अच्छा प्रयास किया जाएगा। तबीयत ठीक रहे ना रहे, आपको हर स्थिति में आपके साथ हम लोग खड़े हैं दोस्त। तो अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, जहाँ कोई समझ में ना आए बिल्कुल बताइएगा, हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो ठीक है, आप पढ़िएगा, और प्रयास करूंगा कि ये 25 क्वेश्चन, अब अगला जो हमारा होगा वो 50 क्वेश्चन का सीरीज होगा, थोड़ा सा डिटेल में ऐसे ही चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अंत का 3 लाइन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों को भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।